डिवीजन इनटू ग्रुप्स में डिवाइड करना है हमें गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। नंबर ऑफ वेज इन विच m plus n different objects can be divided into two groups containing m and n objects। एक तो केसेस में दिया हुआ है टोटल हमारे पास m प्लस n ऑब्जेक्ट है, इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, इसकी दो ढेरी बनानी है। एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट हो और दूसरे में n ऑब्जेक्ट। कितने तरीके से इन m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफरेंट है, m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स की कैपेसिटी अलग अलग है, m और n डिफरेंट है। यहाँ पर इट कैन बी डन इन m प्लस n c m और c m और m प्लस n c m। टोटल जो m प्लस n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, m प्लस n c m, और बाकी कितने बचेंगे फिर। टोटल m प्लस n ऑब्जेक्ट थे, m ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिए, हर सिलेक्शन के बाद कितने ऑब्जेक्ट बाकी बचेंगे n। अरे अगर m सेलेक्ट कर लेंगे तो कितने बचेंगे, n बचेंगे। तो जो सेलेक्टेड है वो तो एक ग्रुप में आ गए और बाकी बचे हुए दूसरे ग्रुप में आ गए। या फिर m प्लस n c n सेलेक्ट कर लो, बाकी बचेंगे कितने बचेंगे, m बचेंगे। दोनों ही केसेस में इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो किसके इक्वल आएगी, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल, और m प्लस n में से m घटाओगे तो क्या बचेगा m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को केवल दो जगह, दो हिप्स में, दो ढेर जो हैं, दो ढेरियों में अलग अलग करना है। उसमें एक जगह m ऑब्जेक्ट हो और दूसरी जगह कितने ऑब्जेक्ट हो n। कितने तरीके से पॉसिबल है, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल इंटू n। ठीक है। उसके बाद अगर ये कह रहे हैं केस इसमें हमारे पास आ जाए कि दो ग्रुप्स की बजाय डिवाइड m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन टू पर्सन्स having m and n objects। डिफरेंशियल सिचुएशन में एक तरफ तो हमने केवल m प्लस n ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक ग्रुप में ऑब्जेक्ट्स की संख्या m है, दूसरे ग्रुप में ऑब्जेक्ट्स की संख्या n है। दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि इन m प्लस n ऑब्जेक्ट्स को दो व्यक्तियों में डिवाइड करो। किस प्रकार, एक के पास कितने ऑब्जेक्ट हो n और दूसरे के पास कितने ऑब्जेक्ट हो n।
ये कितने तरीके से पॉसिबल है, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और इसके साथ आ गया 2 फैक्टोरियल। क्यों आया? सपोज ये जो दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए, एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट है, दूसरे ग्रुप में n ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को दो व्यक्तियों के बीच में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? 2 फैक्टोरियल। कैसे? ए के पास पहले कौन से ऑब्जेक्ट आ गए जिसमें m, वो हमारे पास ग्रुप आ गया जिसमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या कितनी है? n है। और बी के पास ऑटोमेटिकली कौन सा ग्रुप चला गया जिसमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या n है। दूसरी तरफ अगर ए के पास कौन सा ग्रुप आ जाए जिसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? n। और बी के पास हमारे पास कौन सा ग्रुप चला गया जिसमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या कितनी दी हुई है? तो सिचुएशन है केवल दो ग्रुप बनाने हैं भाई, m प्लस n ऑब्जेक्ट्स को दो जगह डिवाइड करना है बस। एक जगह m ऑब्जेक्ट हो, दूसरी जगह कितने ऑब्जेक्ट हो? n ऑब्जेक्ट हो। तो उस केस में कितने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है? m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ध्यान रहे m और n डिफरेंट है, m और n दोनों डिफरेंट है। m और n इक्वल होने से क्या फर्क पड़ेगा वो केस में भी डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने इसमें डाल दिया, ये जो m प्लस n ऑब्जेक्ट्स थे उनको दो व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करो, दो व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करो कि एक के पास तो कितने ऑब्जेक्ट हो m और दूसरे के पास कितने ऑब्जेक्ट हो n। तो ये कितने तरीके से पॉसिबल है? 2 तरीके से। 2 फैक्टोरियल। ए के पास m ऑब्जेक्ट आ गए, बी के पास कितने चलेंगे? n चलेंगे। ए के पास n ऑब्जेक्ट आ गए, बी के पास कितने चलेंगे? m ऑब्जेक्ट चलेंगे। तो ये जो डिवीजन होगा आपकी बार m प्लस n ऑब्जेक्ट्स का दो व्यक्तियों में, वो कितने तरीके से पॉसिबल है? m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? इसी प्रकार इफ m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स are to be divided in 3 groups containing m, n and p objects। ध्यान रहे यहाँ ऑब्जेक्ट सारे डिफरेंट हैं, m एक जैसे नहीं है। जो पीछे हमने केस डिस्कस किया था वहाँ p ऑब्जेक्ट एक टाइप के थे, q ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप के, r ऑब्जेक्ट तीसरी टाइप के। यहाँ सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। एक जगह 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, 3 उसकी ढेरियाँ बना दो। एक जगह 3 ऑब्जेक्ट हो, दूसरी जगह 4, तीसरी जगह 5, लेकिन सारे के सारे ऑब्जेक्ट कैसे हैं? डिफरेंट। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा इट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? It can be done in m plus n plus p factorial upon में m factorial into n factorial into p factorial। कैसे आया? सबसे पहले m plus n plus p जो ऑब्जेक्ट थे उसमें से मैंने m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए एक ग्रुप के लिए। जो 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है इन पूरे ऑब्जेक्ट्स को, उसमें से सबसे पहला मैंने ग्रुप वो बना दिया जिसमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या कितनी है? m। तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं? m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स में से m ऑब्जेक्ट कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ? m प्लस n प्लस p c m बेस। बाकी ऑब्जेक्ट कितने बचे? m ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने के बाद बाकी कितने बचे? n प्लस p। अब दूसरा ग्रुप उसमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या कितनी है? n है। तो n प्लस p जो बाकी बचे उसकी हेल्प से मैंने n ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए ग्रुप बना दिया। यहाँ टोटल ऑब्जेक्ट्स में से अलग हो गए थे सेपरेट m ऑब्जेक्ट। कितने बचे? n प्लस p। n प्लस p ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट्स एक साथ लेके ग्रुप बना दिए। लास्ट में कितने ऑब्जेक्ट बाकी बचे? वो तीसरा ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, ये आंसर ये कैसे आ रहा है? यहाँ डेफिनेशन लगा दो, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल, और साथ में इसमें से इसको घटाओगे क्या बचेगा? n प्लस p फैक्टोरियल इंटू, अब यहाँ n प्लस पी सी एन, ऊपर n प्लस p का फैक्टोरियल आ गया, नीचे n का फैक्टोरियल, और n प्लस p में से n घटाओगे तो p फैक्टोरियल आएगा। इस n प्लस p फैक्टोरियल से n प्लस p फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमारे पास क्या बचेगा? m प्लस n प्लस p जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ध्यान रहे m n और p तीनों के तीन डिफरेंट हैं।
m is different from p. m plus n plus p ऑब्जेक्ट्स को तीन ग्रुप्स में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड करना है। कितने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है? m plus n plus p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। ये तो जस्ट तीन ग्रुप बनाए हैं। अब इन तीन ग्रुप्स को डिवाइड करना है तीन व्यक्तियों के बीच में। डिवाइड, देखो एक तरफ तो पूछेगा m plus n plus p ऑब्जेक्ट्स को तीन जगह डिवाइड कर दो, और दूसरी तरफ ये कहते हैं m plus n plus p ऑब्जेक्ट्स को तीन व्यक्तियों में डिवाइड कर दो। अब वहां हमारे पास इसके साथ इफ वी हैव टू डिवाइड m plus n plus p different objects among three persons having m, n and p objects, it is equal to m plus n plus p factorial divided by m factorial into n factorial into p factorial, और इसके साथ क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या आ गया? क्यों आया 3 फैक्टोरियल? वो जो तीन ग्रुप बने, ये कुछ नहीं कह रहा है तीन व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करना है, ये नहीं कह रहा कि कौन से के पास कितने हो। किसी के पास कितने भी ऑब्जेक्ट जा सकते हैं। ए के पास m भी जा सकते हैं, n भी जा सकते हैं, p भी जा सकते हैं। ए के पास m चले गए तो b के पास n और p, फिर b और c के पास p और n आपस में इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ जो तीन ग्रुप्स बन गए, उन तीनों ग्रुप्स को तीन व्यक्तियों के बीच में कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो साथ में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। कब मल्टीप्लाई करेंगे 3 फैक्टोरियल? जब इन तीन ग्रुप्स को तीन व्यक्तियों में डिवाइड करना है। और सिंपली अगर ये कहे कि भी केवल तीन ग्रुप बना दो m plus n plus p ऑब्जेक्ट्स के, जिसमें प्रत्येक ग्रुप में कितने कितने ऑब्जेक्ट हो, एक में m, दूसरे में n और तीसरे में p। क्लियर होगी बात? जस्ट ग्रुप्स में डिवाइड करना अलग चीज है, और जो ग्रुप्स बने उनको व्यक्तियों के बीच में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 के बीच में डिवाइड कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल आ गया, 3 के बीच में डिवाइड कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल आ गया। अब हमारे पास ऐसे ग्रुप्स बनेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या सेम होगी। यहाँ जो 2 ग्रुप बने थे, एक में m ऑब्जेक्ट थे, दूसरे में n, m और n डिफरेंट थे। इस केस में जो 3 ग्रुप बने उसमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या m, n और p दी हुई है। m, n और p तीनों के तीन कैसे हैं? डिफरेंट। m, n और p तीनों के तीन कैसे हैं? डिफरेंट। अब मैं ऐसे ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, ग्रुप्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। 2m ऑब्जेक्ट्स हैं, 2m ऑब्जेक्ट्स, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, ईच कंटेनिंग m ऑब्जेक्ट्स। 2m ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं और प्रत्येक ग्रुप में ऑब्जेक्ट्स की संख्या क्या होगी? m। कहाँ सिचुएशन में डिफरेंस कहाँ आया? देखो डिफरेंस बना के अगर याद नहीं रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। यहाँ जो पढ़ने वाले ग्रुप्स में उनमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या सेम नहीं है, और अगला जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसमें जो ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट है सारे के सारे, लेकिन जो ग्रुप्स बनेंगे तो उनमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या बराबर होगी। ऑब्जेक्ट्स की संख्या कैसी होगी? बराबर। Number of ways in which 2m different objects can be divided into 2 groups. In 2 groups containing m objects each. It is equal to 2m factorial upon
अपॉन में m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। यहां पर हमारे पास अपॉन में 2 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है, इसका रीजन ये जो दो ग्रुप बन रहे हैं उन दोनों में ऑब्जेक्ट्स की संख्या कितनी है, सेम, उसकी वजह से अपॉन में क्या आ रहा है 2 फैक्टोरियल। एक एग्जांपल की हेल्प से आप इस सिचुएशन को क्लियर करना चाहें। सपोज हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है डिफरेंट ए बी सी और डी, इसको मैंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप इक्वली डिवाइड किया है कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी 2 ही ऑब्जेक्ट हों और सेकंड ग्रुप के अंदर भी 2 ही ऑब्जेक्ट हों। फर्स्ट ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट ए और बी लिया, सेकंड ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट क्या आ गया सी और डी। फर्स्ट के अंदर ए और सी ले लिया, यहाँ बी और डी आ गया, ए और डी आ गया, यहाँ आपके पास बी और सी आ गया। इसके बाद फर्स्ट जो ग्रुप उसके अंदर मैंने बी और सी को ले लिया, सेकंड में ए और डी आ गया, बी और डी को एक ग्रुप में ले लिया, यहाँ से ए और सी आ गया, और लास्ट में सी और डी को एक ग्रुप में रख लिया, तो इधर ए और बी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 6 तरीके से मैंने डिवाइड कर दिए इसे ऑब्जेक्ट्स। भाई फर्स्ट ग्रुप में ए और बी है तो सेकंड में ऑटोमेटिकली सी और डी चला जाएगा। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस और ये वाला केस आइडेंटिकल, इन दोनों में से हम क्या काउंट करेंगे, एक क्यों काउंट करेंगे, जस्ट 2 ग्रुप बना रहे हैं, 2 व्यक्तियों के बीच में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। 2 व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करेंगे तो फिर दोबारा इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करोगे तो केस डिफरेंस आएगा कि भाई इस केस में फर्स्ट जो पर्सन है, पहला जो व्यक्ति, उसके पास कौन से ऑब्जेक्ट है ए और बी, और दूसरे के पास कौन से सी और डी। और इस केस में फर्स्ट पर्सन के पास, पहले व्यक्ति के पास कौन से ऑब्जेक्ट आ गए सी और डी, और दूसरे के पास कौन से ए और बी, यानी कि उनके पास ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। लेकिन जब सिंपली ये कह रहा है कि उन ग्रुप्स में कोई डिफरेंस नहीं है, भाई 2 जगह उनको डिवाइड कर दो, एक जगह एम ऑब्जेक्ट हो, दूसरी जगह भी एम ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में ये दोनों, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम है इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, ए और सी, बी और डी, इधर ए और सी है, तो एक सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पहले ग्रुप में बी और डी आ जाएगा और दूसरे में कौन चला गया ए और सी, इन दोनों में से एक काउंट होगा। इसके बाद यहाँ ए और डी है तो दूसरी जगह बी और सी जा रहे हैं, बी और सी यहाँ गए, बी और डी, सिंपली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना और 2 व्यक्तियों के बीच डिवाइड करना, दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस है। एक ग्रुप में ए और बी है, दूसरी जगह कौन है सी और डी, कौन सा ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, उसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं कि फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप, ऐसा हमने कोई नाम नहीं दिया। तो उस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की संख्या 2m थी, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल आ गया। एंड इफ वी हैव टू डिवाइड these 2m different objects in 2 groups containing m objects each, among 2 persons, 2 व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करना है इनको। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, जो 2m ऑब्जेक्ट्स से उनके ग्रुप बना दिए 2, अब उन ग्रुप्स को आपस में डिवाइड करेंगे। एक बार एक के पास ये वाले ऑब्जेक्ट्स जाएंगे, एक व्यक्ति के पास दूसरे वाले ये चलेंगे, दूसरे केस में एक के पास ये वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे, दूसरे के पास ये वाले ऑब्जेक्ट्स। जब 2 व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करना है तो उस केस में हमारे पास लास्ट में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इट विल बी 2m फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल का स्क्वायर, अपॉन में 2 फैक्टोरियल था और साथ में 2 फैक्टोरियल पर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट्स की संख्या अगर 3m है, 3m, लेकिन है सारे के सारे डिफरेंट। डिफरेंस क्यों आ रहा है सिचुएशन में, क्योंकि हम जो 2 ग्रुप्स बना रहे हैं उन दोनों में ऑब्जेक्ट्स की संख्या बराबर है।
तो जब एक तरफ ए और बी है तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली कौन चला गया, सी और डी। जब उसमें सी और डी आ गए तो उसमें कौन चलेगी, ए और बी। तो दोनों एक में काउंट होंगे कि हमारे पास एक डेयरी में ए और बी है और दूसरे में क्या है, सी और डी। नाम तो हमने लिखा ही नहीं उनका कि ये फर्स्ट है या सेकंड है, ये फर्स्ट है या सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड नाम लिखते ही वो आपके पास दो व्यक्तियों के बीच में डिवीजन का केस आ गया और उसके नाम का मैंने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 3m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको तीन व्यक्तियों में इक्वली डिवाइड करना है, तीन व्यक्तियों में इक्वली डिवाइड करना है, ईच हैविंग m ऑब्जेक्ट्स। तीन व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करना है तो सिचुएशन अलग है, और तीन ग्रुप्स बनाने हैं तो ये m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल का क्यूब और डिवाइड बाय 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल कब आएगा, जब इन 3m ऑब्जेक्ट्स को केवल और केवल तीन ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तीन व्यक्तियों के बीच में नहीं। उन ग्रुप्स में भाई एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है। और जब 3m और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को तीन व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करना है, उसके नाम का क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। ग्रुप में डिवाइड करना और उन डिवाइडेड ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करना, उसमें डिफरेंस जा रहा है। पहले केस में हमारे पास m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल था, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ दोनों ग्रुप्स में ऑब्जेक्ट्स की संख्या अलग अलग थी। एक ग्रुप वो बना जिसमें n ऑब्जेक्ट है, दूसरा ग्रुप वो बना जिसमें n ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप थे। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की संख्या सेम होने की वजह से हमारे पास जो डिवीजन है दिस और दिस, ये दोनों एक में काउंट होंगे। तो जो टोटल हमारे पास 4 फैक्टोरियल m की वैल्यू 2 आ गई, 2m4 है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। लेकिन एक्चुअल में 6 की बजाय कितने होंगे, 3। कौन से, एक के पास एक ग्रुप में a और b ऑब्जेक्ट, दूसरे को ऑटोमेटिकली कौन चलेंगे, c और d। ये वाली सिचुएशन ऑलरेडी पहले आ चुकी है जिसमें एक ग्रुप में कौन है, a और b, और दूसरे में कौन है, c और d। अब फर्स्ट और सेकंड नहीं कह रहे इसको, इस सर यहाँ तो फर्स्ट में a और b है, यहाँ फर्स्ट में c और d है। फर्स्ट और सेकंड तो मैंने नाम दिया ही नहीं है, मैंने तो जस्ट उसको दो जगह डिवाइड किया है बस। तो एक जगह a और b, दूसरी जगह c और d, ये बड़ा और ये बड़ा सेम उसमें काउंट हो जाएंगे कि भाई इस केस में एक ग्रुप में c और d है और दूसरे ग्रुप में कौन है, a और b। जब बात आती है दो ग्रुप्स, नाम रख दिया फर्स्ट और सेकंड, दो व्यक्तियों के बीच में फर्स्ट और सेकंड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको 2 फैक्टोरियल से लास्ट में ऊपर और इस केस में 3 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, एक लास्ट। और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप्स में डिवाइड करना है, r जगह डिवाइड करना है। हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलेगा ही मिलेगा, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। अब तक हर जगह डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले रहे थे हम, डिफरेंट। जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि p ऑब्जेक्ट एक टाइप के, q ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप के, r ऑब्जेक्ट तीसरी टाइप के, वहाँ ऑब्जेक्ट सेम थे। यहाँ अब तक जो मैंने डिवीजन इनटू ग्रुप्स की बात की है उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट थे। एक तरफ m प्लस n ऑब्जेक्ट थे, फिर m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट थे, उसके बाद 2m ऑब्जेक्ट आ गए। इसको आगे बढ़ा सकते हो, 4m ऑब्जेक्ट हैं, सारे के सारे डिफरेंट हैं, उनको 4 जगह इक्वली डिवाइड करना है, प्रत्येक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट्स हों। तो 4m फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल की पावर 4 और डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि सिंपली हम उनको क्या कर रहे हैं, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं और 4 व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करना है। तो उस केस में ऊपर क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक सिचुएशंस में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा कि किस केस में क्या होगा, किस केस में क्या नहीं है। प्रत्येक ग्रुप में ऑब्जेक्ट्स की संख्या सेम है तो उस केस में अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल जो भी है, जितने ग्रुप बन रहे हैं उसका फैक्टोरियल नीचे, और व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करना है तो उसी के अकॉर्डिंग ऊपर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। डिवीजन ऑफ
आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। Divides n identical objects in R boxes, each may have any number of objects. डिफरेंट सिचुएशन है, हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, उनको r डिफरेंट जो बॉक्सेज है ना उनमें अरेंज करना है। ईच में हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कैसे हैं? आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आर बॉक्सेज में इनको हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, रखना है। ईच में हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और सेकंड पार्ट जाएगा ईच हैव, ईच बॉक्स हैव एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। मतलब इस केस में तो हमारे पास कुछ एक बॉक्स ऐसे हैं जो खाली रह सकते हैं, कुछ एक बॉक्स ऐसे हैं जो खाली रह सकते हैं, और इस केस में कोई भी बॉक्स खाली नहीं होगा, कम से कम एक ऑब्जेक्ट जो है वो हर बॉक्स में आपको जरूर मिलेगा। इट कैन बी डन n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 बीच, और ये आपके पास जब प्रत्येक में कम से कम एक ऑब्जेक्ट है तो ये हमारे पास केस क्या आएगा? n माइनस 1 c r माइनस। इसका प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, उसको हम स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों सिचुएशंस का जो डिफरेंस है वो अच्छी तरह से जरूर समझिए। इसका जो योगदान है, ठीक है, वो हमारे पास आपसे कह देगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 20। नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस निकलवाएगा आपसे, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, या आपके पास जो x y और z t जो है ना, ये सारे के सारे इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इंटीजर है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? सारे के सारे इंटीजर है, 0 से स्टार्ट कर, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ होल नंबर है, इंटीजर है, बिलोंग्स टू W। केवल इसी पर्टिकुलर केस में ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। केस यहाँ पर क्या होगा? एक तरह से 20 ऑब्जेक्ट्स को 4 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट बॉक्स में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी संख्या x होगी, सेकंड बॉक्स में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी संख्या y होगी, थर्ड और फोर्थ बॉक्स में जो ऑब्जेक्ट्स उनकी संख्या z और t होगी। लिमिटेशन है यहाँ पर, जो आपके पास वेरिएबल्स हैं वो होल नंबर, होल नंबर। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर का केस दे रहा है, x y z और t नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ फिर कि x y z और t में से कोई भी 0, उसमें इसकी बजाय ये बड़ा केस, जब यहाँ पर x y और z सब की वैल्यू 0 होगी, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड बॉक्स में एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सारे के सारे 20 के 20 ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोर्थ बॉक्स में। x y और z तीनों की वैल्यू 0 है और t की वैल्यू कितनी है? 20। एक सॉल्यूशन आ गया, एक सॉल्यूशन। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपके पास ये इक्वेशन है, इसके नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस कितने हैं वो आपसे पूछेगा। इसका मतलब वी हैव टू डिवाइड 20 ऑब्जेक्ट्स इन 4 बॉक्सेज। फर्स्ट बॉक्स में जितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो हमारे पास क्या हो गया? x हो गया। सेकंड बॉक्स में जितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे y हो गया। थर्ड और फोर्थ बॉक्स में जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनकी संख्या क्या होगी? z और t। सारे के सारे क्या है? होल नंबर है। इट इज इक्विवेलेंट टू दिस सिचुएशन, डिवाइड n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स
अमन आर बॉक्सेस में इनको डिवाइड करना है। किस प्रकार डिवाइड करना है? ईच में हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एम्प्टी बॉक्सेस जो है यहाँ पर पॉसिबल है। एम्प्टी बॉक्सेस आर पॉसिबल। जितने भी सॉल्यूशंस यहाँ पर बन सकते हैं वो हमारे पास क्या है, एम की वैल्यू यहाँ पर होगी 20 और आर हमारे पास होगा 20 ऑब्जेक्ट्स को चार जगह, चार बॉक्सेस में इस प्रकार डिवाइड करना है कि प्रत्येक में जो ऑब्जेक्ट्स की संख्या है वो कम से कम कितनी हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर केस दे दे इसमें कि एक्स वाई जेड और टी नेचुरल नंबर है, तो उस केस में भी आपके पास क्या आ रहा है आंसर इसका, n प्लस आर। एन इसमें 20 है, प्लस में 4 माइनस 1, सी 4 माइनस 1, या प्रत्येक में ऑब्जेक्ट्स की संख्या एट लीस्ट 1 है, तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा 20 माइनस 1, सी 4 माइनस 1, 90। आप तो सर इंटीजर्स कह रहे हैं, एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू तो अलग अलग आएगी, आइडेंटिकल कैसे होंगे? हमें उससे मतलब नहीं है कि किसकी वैल्यू क्या है, सारे के सारे इंटीजर हैं और वो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। किसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सारे के सारे इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सारे जीरो हटा के, सारे जीरो लेके एक पॉइंट जीरो, सारे के सारे सॉल्यूशन पाओ। इसमें आपके पास एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल बनता है बेगर्स और कॉइन। 5 कॉइन्स हैं, उनको डिवाइड करना है, आर टू बी डिवाइडेड among 4 beggars. Any number of coins each may have. किसी के पास कितने भी कॉइन हो सकते हैं, सारे के सारे एक को भी दिए जा सकते हैं, एक एक उनको सभी को दिया जा सकता है, बाकी एक जो बचा, मतलब टोटल कितने तरीके से इन 5 कॉइन्स को मैं 4 बेगर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। कोई एक आध ऐसा भी रह सकता है जिसके पास एक भी कॉइन ना आया हो, तो वो केस आपके पास है नंबर ऑफ कॉइन्स ईच बेगर में हैव नो रिस्ट्रिक्शन। इन दैट केस 5 कॉइन्स को हमें क्या करना है, एक तरह से 5 ऑब्जेक्ट्स को 4 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बॉक्सेस का मतलब फर्स्ट बॉक्स में जितने भी ऑब्जेक्ट गए वो आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स फर्स्ट बेगर है, सेकंड जो बॉक्स है उसमें जितने ऑब्जेक्ट गए इसका मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स सेकंड बेगर है, एंड सो ऑन, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपके पास n5 हो गया, r4 हो गया, 5 + 4 - 1 c 4 माइनस। और अगर केस कह दे इसमें कि प्रत्येक जो बेगर है उसके पास कम से कम एक कॉइन तो जरूर होना चाहिए, एक कॉइन जरूर होना चाहिए, इसका मतलब है 5 - 1 c 4 माइनस 5 - 1 c 4 माइनस। सिंप्लीफाई करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जो भी है। तो लास्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज या तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है x + y + z <= 20। नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस बताओ इसके कितने हो सकते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, मुझे इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, x + y + z की जो वैल्यू है वो <= और = 20 है, सारे के सारे x, y और z जो है होल नंबर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। तो उस केस में हमारे पास मैं इसको <= में चेंज करूंगा। कैसे? मैं इसको ले लिया x + y + z प्लस में एक इंटीजर की और एंट्री करा दिया = 20। t के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गया <= 0, यानी कि x + y + z और 20 का जो डिफरेंस है x + y + z, अरे 9 <= 10 है, तो अगर मैं इसको इक्वल टू में चेंज कर रहा हूँ तो 9 + 1 = 10 लिख सकता हूँ। जो डिफरेंस था वो मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया। तो क्या ऐड हुआ यहाँ, t किसको रिप्रेजेंट करेगा, x + y + z और 20 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, t है। क्या t इंटीजर होगा? x, y और z सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर है। x, y और z सारे के सारे इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद t की मैक्सिमम वैल्यू <= 0 तो हो गया,
लेस देन इक्वल टू 20, लेस देन इक्वल टू 20। एक्स वाई और जेड सारे के सारे जीरो हो गए, तो जीरो लेस देन इक्वल टू 20 विच इज ट्रू। तो उस केस में टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। इसका मतलब अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। इसके नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने हैं। इट मींस वी हैव टू डिवाइड दिस 20 in 4 boxes, each may have any number of objects। 20 ऑब्जेक्ट है, 20 इंटीजर है हमारे पास, सॉरी 20 ऑब्जेक्ट है, उनको 4 जगह 4 बॉक्सेस में इस प्रकार डिवाइड करना है कि किसी में कितने भी ऑब्जेक्ट्स जा सकते हैं। तो r को 4 और n 1 वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास इसके नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस आ जाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। ठीक है, ये टॉपिक आपके पास इसमें चलेगा। एक इसमें टॉपिक आता है डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट क्या है? डीरेंजमेंट एक पर्टिकुलर केस है। सपोज हमारे पास n लेटर है और n ही एड्रेस वाले एनवलप है। डीरेंजमेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक है। फिर ये एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट पढ़ेंगे। n letters and n addressed envelopes are there। प्रत्येक लेटर का एक पर्टिकुलर एड्रेस है। n लेटर्स हैं, इनको करेक्ट एड्रेस के ऊपर भेजना है। तो जो n एड्रेस्ड एनवलप है, हर लेटर का एक पर्टिकुलर करेक्ट एड्रेस है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमसे क्या कहेगा? नंबर ऑफ वेज इन विच नो लेटर विल बी पोस्टेड एट इट्स करेक्ट एड्रेस और नो लेटर्स विल बी पुट इन इट्स करेक्ट एनवलप। जो n लेटर्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे कितने केस होंगे कि इन n लेटर्स में से कोई भी लेटर अपना करेक्ट जो उसका एड्रेस वाला एनवलप है उसमें नहीं रखा जाएगा, या प्रत्येक लेटर, प्रत्येक, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कि एक डिलीवर हुआ नहीं हुआ, दो डिलीवर हुए नहीं हुए, सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो अपने करेक्ट एड्रेस के ऊपर नहीं गए। एड्रेस कुछ था, वो लेटर जाना कहीं था, लेकिन उसको दूसरे एड्रेस वाले एनवलप में डाल दिया। इट विल बी n फैक्टोरियल 1 minus 1 upon 1 factorial plus 2 upon 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus and so on, लास्ट में आ जाएगा minus 1 raised to power n upon n। डायरेक्ट क्या रखेंगे, उसका कोई प्रूफ नहीं है, शॉर्टकट आप इसमें कह सकते हैं। n लेटर्स आर देयर, कहाँ अप्लाई होना है कि भी n लेटर दिए हुए हैं और उनके एनवलप हैं, अपना अपना एड्रेस है सभी का। तो कितने तरीके से इनमें से कोई भी लेटर अपने करेक्ट या प्रॉपर एड्रेस के ऊपर नहीं पहुंचेगा, तो वो आपके पास क्या आएगा? आर n फैक्टोरियल है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, लास्ट में प्लस में आ जाएगा माइनस 1 रेज़ टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। जो ओड नेचुरल नंबर्स है ना, ओड, वो माइनस साइन के साथ आ रहे हैं। नंबरेटर में कुछ भी नहीं आएगा, 1 ही आएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 2 3 4 फैक्टोरियल एंड सो। तो ये केस आपके पास कहलाएगा डीरेंजमेंट। पर्टिकुलर पहले तो डीरेंजमेंट का मतलब क्या है कि n एड्रेस्ड एनवलप हैं, उनमें से कोई भी लेटर, सारे के सारे जो लेटर हैं वो गलत एड्रेस के ऊपर डिस्पैच होंगे। सिंगल लेटर अपने सही एड्रेस के ऊपर जाएगा। वो कितने तरीके से पॉसिबल है, ये केस लास्ट एक्सरसाइज दे रही हूँ। जिस बच्चे के पास एलिमेंट की बुक है उसमें ये एक्सरसाइज नहीं मिलेगी,
ठीक है ना। उसमें सर्कुलर अरेंजमेंट वाली एक्सरसाइज है, इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट वाली एक्सरसाइज नहीं है। वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होते हैं। तो देखो इसके अंदर शुरुआत में ए मैन हैज 5 फ्रेंड्स, ए मैन हैज 5 फ्रेंड्स, इन हाउ मैनी वेज कैन ही इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स टू ए डिनर। वन और मोर, 5 फ्रेंड हैं, एक या एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कितने, एक को भी इनवाइट कर सकता है, 2 को भी इनवाइट कर सकता है, 3 को भी इनवाइट कर सकता है और सभी को भी इनवाइट कर सकता है। 2 रेज़ टू पावर n या 5 माइनस 1। क्लियर। वैसे लिखना चाहें ही विल इनवाइट एनी वन फ्रेंड इन हाउ मैनी वेज 5 से। जो उसके 5 फ्रेंड हैं, 5 में से किसी एक को कितने तरीके से इनवाइट कर सकता है 5 से। जो उसके 5 फ्रेंड हैं उसमें से 2 को कितने तरीके से इनवाइट कर सकता है 5 से। 3 को कितने तरीके से इनवाइट कर सकता है 5 से, 5 से को और 5 को। अगर इसमें मैं 5 से 0 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा सम, जो ऐड किया हुआ सब्ट्रैक्ट करो। बेनिफिट क्या हुआ, ये सम आपके पास प्रॉपर्टी है 2 रेज़ टू पावर 5 है, इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज आंसर हमारे पास कितना आ गया 31। इन ऑर्डर टू पास एन एग्जामिनेशन, इन ऑर्डर टू पास एन एग्जामिनेशन मिनिमम मार्क्स आर टू बी स्कोर्ड इन ईच ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जो एग्जाम के मिनिमम मार्क्स हैं दैट मस्ट बी स्कोर्ड इन ईच ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स। 7 में से प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, 7 में से प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर जो मिनिमम मार्क्स निर्धारित हैं 100 में से 33 हैं सपोज, 7 के साथ जो सब्जेक्ट हैं उसमें अगर मिनिमम मार्क्स एक्वायर करेगा कोई स्टूडेंट तो वो एग्जाम पास उसका डिक्लेयर होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट फेल। पास कब होगा, जब वो 7 में मिनिमम मार्क्स सिक्योर कर रहा है। 7 में से किसी एक में मिनिमम मार्क्स सिक्योर नहीं किए, ही कैन फेल इन एनी वन सब्जेक्ट इन हाउ मेनी वेज। जो 7 3-4 बच्चे बता देता हूँ टारगेट पे, रडार पे, ध्यान रखना इस चीज का। ये बीच वाले बोलिए, अपने आप को बचा सकते हो बचा लो। मतलब सहन शक्ति की हद होती है, वो क्रॉस हो रही है। सेक्शन से बगा दूंगा, ध्यान रखना। इसको नहीं अक्सर देखने जाओ तो जरूर थोड़ी है, कोई घर पे इन्विटेशन देने नहीं गया होगा तुम्हारे अगर स्कूल में काम नहीं चल रहा। अगर नहीं अक्सर देखने, पढ़ाई करनी ना करनी तुम्हारा फैसला है, लेकिन क्लास में चुपचाप बैठना पड़ेगा। 7 में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, फेल काउंट होगा। इन हाउ मेनी वेज ही कैन फेल। 7 में से किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो भी फेल काउंट होगा। 7 में से 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो भी फेल काउंट होगा, और 7 में फेल हो गया तो भी फेल काउंट। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन फेल, इन सब का सम ऐड करो। इन सब का सम क्या आएगा 2 की पावर 7 -1 क्यों आया, 7C0 नहीं आता, 7C0 आते इन सब का सम क्या आ गया 2 की पावर 7 आ गया। वो नहीं है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी वैल्यू कम होती है। केस हमारे पास क्या जाएगा 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस। नेक्स्ट है फ्रॉम 4 मैंगोज 5 ऑरेंजेस एंड 6 एप्पल्स। क्या दिया हुआ है, 4 मैंगोज 5 ऑरेंजेस एंड 6 एप्पल्स। 4 एक टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए, 4 ऑब्जेक्ट एक टाइप के हो गए, 5 दूसरी टाइप के और 6 तीसरी टाइप के। क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी सिलेक्शंस कैन बी मेड बाई टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम। हाउ मेनी सिलेक्शंस, हाउ मेनी सिलेक्शंस का मतलब है कि फ्रूट एक भी सिलेक्ट हो सकता है, 2 भी, 3 भी और सारे के सारे भी। ठीक है, तो यहाँ पर केस हमारे पास क्या आ रहा है, हाउ मेनी सिलेक्शंस कैन बी मेड बाय टेकिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम। केस
कौन सा लगेगा? P ऑब्जेक्ट एक टाइप के, Q ऑब्जेक्ट दूसरी टाइप के, R ऑब्जेक्ट तीसरी टाइप के, P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 और सारे में से क्या हो जाएगा? एक माइनस। यानी कि हमें नॉन एम्प्टी जो सिलेक्शन है वो तैयार करने हैं, नॉन एम्प्टी जो सिलेक्शन है वो तैयार करने हैं, तो उनकी संख्या किसके इक्वल होगी? तो एक्सरसाइज निकाल के देखें अपने आप, ठीक है। सिचुएशन में डिफरेंस करने की कोशिश करें, अपने आप आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। इसमें जो बात समझ में नहीं बैठ रही होगी सर इसमें तो बात बनी नहीं, हमारे अकॉर्डिंग इस प्रकार जा रहा है और इसमें आंसर ये दिया हुआ है या फिर इसको सोल्व करने का तरीका दूसरा है, ठीक है। वो आप बात अब मेरे को बताओगे तो मंडे को हम इसमें से एग्जाम्पल देख लेना, सारे के सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन सिंपल ही हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये सारे एक बात का ध्यान रखना कि अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो क्या सिचुएशन है, और व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करना है तो क्या सिचुएशन है। उसके अकॉर्डिंगली अगर व्यक्तियों के बीच में डिवाइड करना है, 2 के बीच में तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, 3 के बीच में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अगर प्रत्येक ग्रुप में ऑब्जेक्ट्स की संख्या बराबर है तो उसके अकॉर्डिंग नीचे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड सो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं टिपिकल एग्जाम्स, इसमें एग्जाम्पल सोल्ड है, सारे के सारे जो सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं वो समझेंगे। इसमें से कुछ एक आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको असाइनमेंट दिया था कल, उसमें मिल जाएंगे। देखो मैक्सिमम जो बेसिक्स थे, कॉन्सेप्ट थे, उनसे गो थ्रू कराना कि भाई ये चीज़ें ऐसी हैं, कैसे अप्लाई होगा। अब उनका एप्लीकेशन आप खुद, जो असाइनमेंट आपके पास है, बुक आपके पास है, उसमें से ट्राई करें। जहाँ दिक्कत आ रही है मुझसे जरूर पूछें कि सर ये बात हमारे अकॉर्डिंग इस तरीके से नहीं जा रही, इसमें कुछ अलग ही दिया हुआ है, वो मैं ज़रूर क्लियर करता हूँ।